16.5 साल के अंतराल के बाद अमन मणि त्रिपाठी, पूर्व मंत्री, माफिया मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के आरोपी, सजा याफ्ता, कितने भी विशेषण उनके लिए कम हैं, आज शाम वो गोरखपुर की जेल से उनकी पत्नी के साथ रिहा कर दिए गए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रकरण इस तरीके का है कि 2003 के आसपास का मसला है ये। और मधुमिता शुक्ला एक उदीयमान कवित्री, जिनकी पूरे देश में धूम थी, वीर रस की कविताएं वो सुनाया करती थी, अमन मणि त्रिपाठी के संपर्क में आई, उनके बच्चे की मां बनने वाली थी, उनकी हत्या कर दी गई और अदालत ने अमन मणि त्रिपाठी को इसका दोषी ठहराया और हत्या करवाने में उनकी पत्नी मधुमणि समेत 4 लोगों को सजा सुनाई। 16 साल के अंतराल, 16.5 साल तक गोरखपुर की जेल में अमन मणि त्रिपाठी रहे और आज उन्होंने शाम को खुली हवा में सांस ली। बड़ा सवाल ये है कि क्या अमन मणि की वक्त से पूर्व रिहाई के पीछे क्या है, क्योंकि लगभग 21 साल उनको जेल में गुजारने थे। लेकिन ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, एक हवाला दिया गया, कानूनी पेशबंदी की गई, सरकार से रिपोर्ट ली गई और फिर राज्यपाल के एक आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई रोकने से तो इनकार कर दिया, लेकिन इस पूरे मामले में यह जरूर कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो अमन मणि त्रिपाठी को वापस जेल भेजेंगे। सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या ये जो सारे नियम कायदे बनते हैं, क्या ये उन लोगों के लिए हैं जो ताकतवर हैं, माननीय हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, हत्यारे हैं, अपराधी हैं? क्या सारे इन दांव पेचों का, ये जो सारी सुविधाएं दी जाती हैं, क्या इनका इस्तेमाल यही लोग करेंगे? ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंशा से कहा होगा कि जेलों में बंद ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी कोई पैरोकारी करने वाला नहीं है, वो बेहद दीनहीन, शोषित, पीड़ित लोग हैं, जिनकी बहुत सारे लोग नाहक भी सजा पा गए होंगे, ऐसा मंशा रही होगी सुप्रीम कोर्ट की। उन लोगों के आचरण को देखकर उनको रिहा किया जाए। लेकिन इसका लाभ किसको मिल रहा है? अमन मणि त्रिपाठी जैसे माफिया को, गुंडे को, अपराधी को, घोषित अपराधी, हत्या का घोषित अपराधी जिसे सजा दी हो। अमन मणि त्रिपाठी को पूर्वांचल का एक समय माफिया कहा जाता था। 6 बार वो विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उनकी माफियागिरी सब जानते हैं कि किस तरह के माफिया गुंडे वो हैं। और ये कहा गया, जब अदालत में ये मामला गया उनकी रिहाई होने का, तो ये कहा गया कि अगर उनका चाल चरण आचरण ठीक हो, जो व्यक्ति घोषित अपराधी, माफिया, गुंडा, गैंगस्टर रह चुका हो, क्या संभव है कि उसकी दहशत नहीं होगी? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। अमन मणि त्रिपाठी की रिहाई के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं और आज इसीलिए हम भी मंथन में ये विषय लेकर आए हैं कि इस तरीके की सुविधाएं क्या सरकार खास लोगों को देती है? क्या खास लोगों के इस तरह की सुविधाओं को उठाने के लिए उनके पास साजो सामान होता है, इसीलिए वो इस तरीके के जो आदेशों का लाभ उठाते हैं? सबसे बड़ा एक और सवाल है, इसे चुनाव के एंगल से भी देखा जा रहा है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सजा के लगभग 6 साल अमन मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि ने अस्पताल में बिताए हैं। पता नहीं कौन सा असाध्य रोग था जो ये लगातार अस्पताल में भर्ती रहे, जेल में कम रहे, गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों की व्यवस्थाओं को इतना दुरुस्त कर दिया है कि अतीक, शफीक, मुख्तार पता नहीं कहां कहां उठाकर फेंके गए और जब चाहा तब उत्तर प्रदेश उन्हें बुलाया गया।
ये बहुत सारे माफिया, गुंडे, मवाली, अपराधी थर-थर कांप रहे थे कि जेलों से उनका नेटवर्क नहीं चलेगा। लेकिन अमरमणि त्रिपाठी की जेल क्यों नहीं बदली गई और वो अस्पताल में पड़े रहे? किसी शासन सिस्टम ने उनकी सुध क्यों नहीं ली? ये बड़ा सवाल है। मंथन में आज बहुत सारे हम सवाल उठाने वाले हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण, अमरमणि त्रिपाठी जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के पीछे क्या कोई राजनीतिक मंशा है? क्या बड़ा सवाल। कुछ ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मसले को आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और किस तरीके से ये पूरा मामला रहा। अमरमणि त्रिपाठी के मसले पर उनकी रिहाई हुई है, उस पर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सवाल उठाए हैं और वो लगातार इस बात को कहती रही हैं। रोक लगाने की मांग की थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनको दोबारा जेल भेजेंगे। अमरमणि त्रिपाठी 11 साल से जेल गया ही नहीं। निधि शुक्ला कह रहे हैं कि 11 साल से, हम तो 6 साल की बात कर रहे हैं, उसकी रिहाई का सवाल ही नहीं बनता। निधि इस बात को लेकर कह रही हैं कि भाई जिस आदमी का 11 साल से वो जेल ही नहीं गया, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई जो आदमी जेल ही नहीं गया 11 साल से, तो उसकी रिहाई की क्या बात? बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। हम तो 6 साल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 11 साल से वो जेल ही नहीं गया। तो इस तरीके से जो प्रकरण है, ये अमरमणि त्रिपाठी का ये जो पूरा प्रकरण है अपने आप में एक थीसिस है, एक किताब है। अपराध और जो कानून के विद्यार्थी हैं उनके लिए किताब है कि किस तरीके से अपराधी बचते हैं, किस तरीके से अपने शासन, सरकार, सिस्टम, तंत्र, कानून सबका इस्तेमाल करते हैं। और कुल मिलाकर इस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, अमरमणि त्रिपाठी उस वक्त मंत्री थे और उनके संबंध मधुमिता शुक्ला से थे। 7 माह की वो गर्भवती थी, अमरमणि के बेटे की मां बनने वाली थी और उनका कत्ल करा दिया गया। मधुमिता शुक्ला एक उदीयमान कवित्री थी, देश में उनका नाम था, घूम घूम कर वो कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ किया करती थी। एक बहुत ही बेहतरीन कवित्री थी, बहुत उम्र मात्र 24 साल की थी। किस तरीके से अमरमणि त्रिपाठी ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और अंत में उनका कत्ल कर दिया गया। महिला अपराध की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, लेकिन इससे बड़ा महिलाओं के लिए क्या संकट होगा कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के आरोपी को एक तरीके से जेल से निकालने, और 11 साल से अगर वो जेल ही नहीं गया है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ब्रजभूषण शरण सिंह अभी हाल में ही किस तरीके से उन्हें पास्को एक्ट में बचाया गया। जब तक कि वो दबाव प्रभाव डाल के बयान नहीं बदलवा पाए तब तक मुकदमा उनके खिलाफ नहीं लिखा गया, कार्रवाई नहीं की गई। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तकनीकी रूप से सरकार ने उस आदेश को नहीं माना था। सरकार ये कह के बच सकती कि भाई हमने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का वाद अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से डाला गया, उसके बाद जो डायरेक्शन हुआ उसके आदेश पर सारे कार्य हुआ। ये जाहिरा तौर पर सरकार कह सकती है फेस सेविंग के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वास्तव में क्या इस तरीके के अपराधी जो इस तरीके के काम करते हैं, इस तरीके के जघन्य अपराध करते हैं, क्या उनके लिए वास्तव में क्या कोई जगह होनी चाहिए, क्या कोई वो होना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में देहरादून सेशन कोर्ट ने 2007 में सजा सुनाई थी और इसके बाद राज्यपाल की अनुमति से ये जो रिहाई हुई है वो हुई है। राज्यपाल का एक पत्र वो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाया। सुप्रीम कोर्ट में मधुमिता की बहन ने इसके खिलाफ याचिका भी दाखिल की थी और पूरा मसला ये चल रहा है। वो सवाल उठा रही थी कि भाई इनका कैसे हो सकता है। 9 मई 2003 को लखीमपुर की 24 साल की रहने वाली कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी और लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी स्थित घर में उनकी हत्या की गई थी। 2 बंदूकधारी घुसे और उन्हें गोलियां मारकर निकल गए और सीधे सीधे ये कहा गया। और बाद में जब बयानों में, जांच में, सीबीआई जांच में सारी चीज़ें निकली, मुलायम सिंह यादव की सरकार में अमरमणि त्रिपाठी मंत्री थे, उन पर शक की सुई गई और उन पर एक तरीके से मुकदमा चला। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इसी तरीके से 2001 में बस्ती
कि कारोबारी पुत्र के अपहरण में भी अमरमणि का नाम आया था। राहुल नाम के कारोबारी पुत्र का अपहरण करके अमरमणि के बंगले में ही रखा गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने अमरमणि को इसी कारण मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। ये अमरमणि नाम का ये अपराधी तमाम मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल में रहा है, जीतता रहा है, तमाम दल बदलता रहा, कभी भाजपा, कभी सपा, कभी कांग्रेस, हर दल में घूम फिर कर, और फिर ये घूम फिर कर 2003 में ये फिर सपा तक पहुंचे थे बसपा होते हुए, और ये लगातार नोटिस, कार्रवाई, एक्शन सभी चलता रहा। लेकिन वास्तव में क्या मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, क्या मधुमिता को पूरा न्याय मिल गया? क्या सजा मिलने के बाद ऐसा लगा था कि अगर अमरमणि त्रिपाठी जेल में रहता पूरे दिनों तक तो लगता कि हाँ, परिवार को कहीं ना कहीं कुछ राहत थी कि सजा मिली भी और पूरी सजा नहीं मिली। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। आज मंथन में हो सकता है कानून, हो सकता है राज्यपाल का वो आदेश किसी कानून की बंदिश में हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश को एक तरीके से उसके आलोक में देखते हुए ये कहा हो कि जो वास्तव में लोग इनका आचरण सही है उनको कर दिया जाए। लेकिन आचरण सही की रिपोर्ट कौन देगा? उत्तर प्रदेश का शासन, प्रशासन, जेल प्रशासन। उस रिपोर्ट के आधार पर, सही आचरण वाली रिपोर्ट के आधार पर अमरमणि त्रिपाठी को रिहा कर दिया गया। इससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। सवाल खड़ा हुआ है क्या कानून के लंबे हाथों से क्या रसूखदार माफिया, गुंडे, सफेद पोश नेताओं का शिकंजा ज़्यादा मजबूत है क्या? ये बड़ा आज मंथन में सवाल। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का एक बयान, और फिर जिस वक्त देर शाम गोरखपुर जेल से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी रिहा हुई, उसके बाद उनके बेटे पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी, इनके भी बहुत चर्चे हैं। पत्नी की हत्या समेत कई मामले इन पर हैं, ये भी विधायक रह चुके हैं। इन्होंने क्या कहा वो दोनों आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद इस पर विस्तार से गंभीर चर्चा करेंगे। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है, जिसकी सुनवाई कल 25 तारीख को 11 बजे होनी है। आपने संघर्ष किया, क्या कहेंगे इस जो आया है आदेश? अमन, क्या कहेंगे आप? ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और हम लोग 20 वर्षों से इसके लिए तरस रहे थे, अपने माँ बाप के लिए तरस रहे थे। आज वो घड़ी आई है, हमारा पूरा परिवार, सभी लोग बहुत खुश हैं, अत्यंत खुश हैं। इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। अमन, और पुश्तैनी घर पे जश्न का माहौल है, स्थानीय लोग आपके पिताजी चाह रहे हैं वो जल्दी घर आए, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सर, कौन नहीं चाहेगा? ये बताइए, 20 साल से जिसने अपने नेता को नहीं देखा, अपने भाई को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, जिसने नहीं देखा है उसके दिल से पूछिए उसके ऊपर क्या बीत रही है। आपको जीत मिली है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे परिवार का पूरा विश्वास भारत के संविधान में, भारत के कानून में है और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हम हरदम
हम हरदम भारत के संविधान से बाध्य रह करके ही हर काम करते हैं। 8 हफ्ते बाद फिर बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे सर? सर, हमें नहीं इस विषय में कोई जानकारी है, हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। अगर हमको कहीं किसी ने नोटिस या सुप्रीम कोर्ट हमें नोटिस करेगी तो हमारे सभी अधिवक्तागण उसका जवाब लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिताजी दाखिल आज ही करेंगे। आपके घर जाएंगे या रहेंगे आज नहीं, यहाँ? मैंने आपसे बताया सर कि वो बेहद उनकी तबीयत खराब है, माता पिता अच्छा, यहीं रहेंगे जी। अभी वो डॉक्टर डॉक्टर के सर्विलेंस में है सर। ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको कब डिस्चार्ज करना है, कब रिलीफ करना है, कब दवा देने बुलाना है, सब डॉक्टर आज नहीं जाएंगे ना? नहीं सर, तबीयत खराब है। तबीयत 11 साल से खराब है। 11 साल से मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला कह रही थी कि 11 साल से वो जेल गया ही नहीं, रिहाई की क्या बात है। हमारे पास खबर थी कि वो वर्षों से, लगभग 6 साल से बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज का जो 16 नंबर प्राइवेट वार्ड है, वही अमरमणि और जो अमरमणि की पत्नी है मधुमणि, उनका घर बनकर रह गया था। ये बड़ा सवाल है कि किसी को, आजम खां पर कोई हत्या का मामला नहीं था, किसी गर्भवती प्रेमिका को मार डालने का मामला नहीं था, अपहरण का मामला नहीं था, लेकिन भरे कोविड में उनको किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए, वो एक नेता है, और आजम खां को किस तरह मुश्किल से इलाज मिला, किस तरह गिड़गिड़ाकर इलाज मिला था कोविड के दौरान, ये सब जानते, जबकि वो मरणासन्न थे। और एक अमरमणि त्रिपाठी मौज काट रहे हैं। अभी भी उनका बेटा कह रहा है कि वो डॉक्टरों के सर्विलांस में है। अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के बारे में एक टिप्पणी की है कि लालू जी टेनिस खेल रहे हैं, जबकि लालू जी अपनी किडनी बदलवा कर आए हैं। वैसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा, तो मुझे लगता है कि इस मसले पर भी एक उच्च स्तरीय पैनल उनकी स्वास्थ्य का हाल लेना चाहिए, चिकित्सा जैसे स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। और ये तो बड़ा ही अजब सवाल है कि पता नहीं किसका जेल ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अमरमणि का जेल ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ब्रजभूषण, अमरमणि, बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं। 2024 में चुनाव भी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। समरेंद्र कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। समरेंद्र भाई, स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। अवधेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी गोरखपुर से जुड़े हैं। अवधेश जी, आपका भी धन्यवाद, बहुत आभार। और मनोरंजन झा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। मनोरंजन भाई, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका। मनोरंजन झा, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। ये पूरा प्रकरण, इसे जरा समझाइए। जैसे बिल्किस बानो का मसला था, गुजरात में चुनाव था, और बिल्किस बानो के जो कातिल, माफ़ कीजिएगा, उनको रेप करने वाले, गैंग रेप करने वाले लोग और उनके परिवार की हत्या करने वाले लोग छोड़ दिए गए। इसी तरीके से कुछ जो भी कानूनी सिस्टम बना के, उसी तरीके से अमरमणि त्रिपाठी बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट, कानून, जरा इसको समझाइए, क्या प्रक्रिया है, कैसे हो जाती है कि गरीब जो गांव का गरीब व्यक्ति है, माली सजा याफ्ता है या सजा पा गया है, वो कभी कभी गलत लोग भी सजा पा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, घुट कर मर जाते हैं। और ऐसे इस तरीके के सिस्टम का, इस तरीके के कानून का, इस तरीके की व्यवस्था का लाभ अमरमणि त्रिपाठी जैसे समाज के लिए खतरनाक लोग उठाते हैं। मनोरंजन झा, आपका प्रश्न बहुत सही है सर, इसमें कोई दो मत नहीं कि ऐसा बहुत बार देखा जाता है। लेकिन होता ये है कि कोर्ट में खर्चे आते हैं, जो आपके अधिवक्ता होते हैं उनको फीस दी जाती है, जो पर्सनालिटी या संभ्रांत लोग हैं वो बेयर कर लेते हैं, तो उनको इमीडिएट थोड़ी रास्ता मिल जाती है, और जो पैसे से दिक्कत में पड़ जाते हैं वो सफ़र हो जाते हैं इस पोजीशन में। इस कारण से उनको थोड़ी विलंब का प्रोसेस देखना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कानून तो सबके लिए एक ही है, कानून में कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है फाइनेंशियल, और आपके द्वारा किए गए एडवोकेट जो काउंसिल आपके हैं वो किस लेवल के हैं ये देखा जाता है। तो उस पर काम थोड़ी फास्ट या थोड़ी स्लो होती है। आप कुछ ऐसा ही मान लें कि अगर आपको
कोई क्वालिटी फुल लॉयर मिल गए तो आप इमीडिएट जस्टिस की ओर पहुंच जाते हैं। अदरवाइज सिस्टम को अगर आप लेंगे कुल तो मिला के सिस्टम ये में है कहीं कि ना- जस्टिस खरीदो और बेचो, पैसे हैं तो। आप मैं किसी पैसे सिस्टम पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम खरीदने और बेचने पे टिप्पणी कर रहा हूं कि वकील साहब अगर महंगे वकील साहब, मैं कहीं सुन रहा था अभी किसी यूट्यूब को मैं देख रहा था, तो एक वकील साहब कह रहे थे कि भाई मैं अगर 1 घंटा के लिए मुझसे कोई परामर्श लेता मैं 1 लाख रुपया लेता हूं, और मैं अगर 1 तारीख में चला गया 2 लाख रुपया लेता हूं। तो इसका मतलब जिसके पास पैसा वो जस्टिस खरीद लेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जहां भी कोर्ट में जाकर वो जस्टिस खरीद लेगा। वो इमीडिएट पा लेगा उसको। आप ऐसे खरीदने वाली बात बिजनेस पॉइंट पर नहीं लें, वो ऐसा लें कि वो अगर फाइनेंशियल अप्रोच करता है तो उसे थोड़ी फास्ट प्रोसेस मिल जाती है, उसका यहाँ बेनिफिट कुछ मिला होगा, ऐसी बात नहीं। जस्टिस में कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिस तो हिंदुस्तान में पेपर जस्टिस है, किसका पेपर कितना है, पेपर जस्टिस को वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जो कोर्ट है वो तो सबूत कागज इसी पे रहता है, और कागज बनने बिगड़ने में आप लोग को पता ही कैसे क्या कहाँ बनता है, कितनी जल्दी सारी चीजें होती हैं वो पता ही है। और अगर सिस्टम और सरकारें सपोर्ट करने लगें ऐसे खतरनाक लोगों को तो फिर क्या बात है, फिर तो मामला ठीक ही हो जाता ना। सपोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर नोटिस तो किया है गवर्नमेंट को कि आप इमीडिएट इसमें रिप्लाई फाइल करें, जवाब दाखिल करें, नोटिस तो दिया हुआ है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि जस्टिस में कोई दिक्कत है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। कोर्ट अपना काम कर रही है, कागज की बात है, पेपर में जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने रोक लगाने के लिए कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया और नोटिस किया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बताइए कि भाई क्या किया क्या नहीं किया। अरे बताना क्या, उसी सुप्रीम कोर्ट को जब पूर्व का आदेश है उसी को तो हवाला लिया है, उसी हवाले में तो राज्यपाल महोदया के आदेश और जिला प्रशासन की रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट उसी में छोड़ दिया। अब उसमें क्या बताना, उसका सही कहना है, लेकिन है क्या कि जस्टिस का अपना आईक्यू देखना है कि अब तक जेल में रहा तो वो किस कदर रहा। अगर अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल देखा गया, फिर से कोई रिपीट क्राइम नहीं है, जेल के अंदर का आचार झा साहब वो जेल गया हो तब ना, वो तो पूरी सजा अस्पताल में ही काट लिया, वो जेल गया ही नहीं। वो यही तो मधुमिता शुक्ला की बहन कह रही कि वो 11 साल से जेल ही नहीं गया, रिहाई किस बात की, और तो ऑलरेडी रिहा है। मैंने इसका जवाब दिया तो सर कि पेपर जस्टिस की बात है, उसका पेपर ठीक है, पेपर मेडिकल ग्राउंड पे है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। आप ये पॉइंट देखें, डॉक्टर ने आपको बीमार बता सुप्रीम दिया कोर्ट तो ने आप लालू यादव पे हॉस्पिटल में- टिप्पणी की कि भैया वो किडनी बदलवा के टेनिस खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव पे टिप्पणी की है कि वो किडनी बदलवा के सिंगापुर से वो टेनिस खेल रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसा है, टिप्पणी की है आज। तो मुझे लगता है कि इस मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेगा जरूर, मुझे ऐसा लगता है। लेगा सुप्रीम कोर्ट देखिए आपको जस्टिस देगा, इसमें भी देगा। ऑनरेबल कोर्ट है और प्रेजेंट जो सिचुएशन है सिनारियो कोर्ट का वो बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है। सीजे साहब का ध्यान हर छोटे बड़े मसले पर है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो गवर्नमेंट के लिए पक्ष नहीं करेंगे कभी भी, वो माजरे को पक्ष करेंगे कि मामले में अगर गंभीरता है तो वो लेंगे। ठीक बात है। इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व जज बीडी नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नकवी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बात हम मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की कर रहे हैं और ये 2003 में ये हत्याकांड हुआ था। बहुत ही उदीयमान कवित्री मधुमिता शुक्ला की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। वो 7 माह की गर्भवती थी और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी। लगभग 16.5 साल बाद अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को आज गोरखपुर जेल से रिहा कर दिया गया। सवाल बार बार ये उठा कि इस जेल की जो सजा है, इस दौरान अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी ज़्यादातर वक्त अस्पताल में रहे। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का जो 16 नंबर प्राइवेट वार्ड है वही उनका वर्षों से आशियाना बना रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेलों में बहुत सुधार किया, एक से एक माफियाओं को इधर से उधर भेजा। तमाम माफिया जेल के अंदर भी मारे गए, आपसी गैंगवार में इधर उधर किए गए। कोई गुजरात, कोई फरकाबाद, कोई फतेहगढ़, कोई दूसरे राज्य, कोई दिल्ली, कोई पंजाब से फिर गुजरात, गुजरात से फिर यूपी, सब चलता रहा बड़े बड़े माफियाओं के साथ। लेकिन अमरमणि त्रिपाठी जैसा माफिया
मधुमिता शुक्ला का हत्यारा मौज काटता रहा गोरखपुर में। कहीं ना कहीं तो कोई कारण रहा होगा, और जो छूटे हैं वो उसमें भी कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह, अमरमणि त्रिपाठी, इस तरह के लोगों की मुझे लगता है ज़रूरत पड़ गई है कुछ लोगों को। नकवी साहब, मैं आपके पास आऊँगा, इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अवधेश, जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त ये आपकी पार्टी में थे, मुलायम सिंह जी की सरकार में मंत्री थे। मैं जरा ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उनकी रिहाई पर आप क्या ख्याल रखते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं? अवधेश यादव जी, उनकी रिहाई की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ आप लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से या चैनल के माध्यम से, और पता चला है कि गवर्नर महोदय के आदेश और राष्ट्रपति महोदय के आदेश से वो मुक्त किए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है, और हम लोगों ने भी पूरा आदेश अभी पढ़ा नहीं और न उस पर संज्ञान लिया है। मामला कानूनी दांव पेच में है। निश्चित तौर पर आज अभी हमारे अधिवक्ता साथी बता रहे थे कि न्याय किस तरीके से महंगा होता जा रहा है, और कुछ अमीरों के लिए तो सस्ता है, गरीबों के लिए तो न्याय बहुत महंगा है। ये सारी कार्रवाई कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई, इसका पूरा अध्ययन करने के बाद हम लोग भी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। निश्चित तौर पर आज न्याय गरीबों को नहीं मिल रहा है, न्याय सिर्फ अमीरों का होकर रह गया। क्या पॉलिटिकल जरूरत है क्या किसी को इनकी, अमरमणि त्रिपाठी की? ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी उनके सुपुत्र कह रहे थे कि लोग अपना नेता मिस कर रहे थे, हम लोग अपना बाप मिस कर रहे थे। बाप मिस कर रहे थे समझ में आता है, माँ मिस कर रहे थे समझ में आता है, लोग अपना नेता मिस कर रहे थे, लोग अपना रहनुमा मिस कर रहे थे, अपना रॉबिन हुड मिस कर रहे थे। इस तरह की बातें हो रही हैं। कहीं क्या कोई पॉलिटिकल जरूरत नजर आ रही? और सबसे बड़ा ये है कि भैया ये सालों से मेडिकल कॉलेज को ही अपना घर बनाए थे, ये भी तो दुनिया भर के माफियाओं के जेल ट्रांसफर हो गए, जेल से तबादले हो गए, अमरमणि त्रिपाठी जी वहीं मौज काटते रहे। देखिए, कानून अपना काम करता है, कोई किसको कौन मिस कर रहा है कौन नहीं मिस कर रहा है, इससे कानून से कोई लेना देना नहीं है। कानून अपना काम करता है, और इसमें भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई है इसमें निश्चित तौर पर यह अध्ययन करने लायक है, और कैसे क्या निर्णय हुआ है इस पर हम लोग भी अपनी बात रखेंगे, पूरा अध्ययन करने के बाद ही रखेंगे। ठीक बात है, आपकी पार्टी में वो रहें, जाहिर सी बात आप बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता समरेंद्र कुमार सिंह के पास आ रहा हूँ। समरेंद्र जी, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका गृह क्षेत्र है गोरखपुर, और योगी जी का डंका पूरे देश में बज रहा है। योगी जी ने जेलों की व्यवस्था को इतना टाइट कर दिया है कि अपराधी बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे हैं, माफिया बिल्कुल त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन अमरमणि जैसा माफिया, इसका ट्रांसफर नहीं हुआ कभी जेल में, जेल से कहीं और चला जाए, और ये अस्पताल में मौज काटता रहा, और आज दांव पेच, कानूनी दांव पेच से बाहर आ गया। भाई कैसे? बेटी, महिला सुरक्षा, बहुत सारी बातें आपकी पार्टी कहती है, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी का जेल ट्रांसफर अपने आप में ना होना एक संदेह पैदा करता है। समरेंद्र जी, आपका प्रश्न बहुत ही जायज है, लेकिन आज के इस अवसर पर जब पूरा का पूरा ये प्रक्रिया अमरमणि की रिहाई की बात अगर हम सब करते हैं, तो कहीं ना कहीं न्याय की प्रक्रिया के द्वारा उनकी रिहाई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ये सारा विषय है। तो हम जैसे लोग कोई इस पे राजनीतिक टिप्पणी करे तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं राजनीतिक टिप्पणी को उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो छोड़ दीजिए, वो आ गए बाहर, बहुत अच्छी बात है जी, मैं आपकी बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया, एक आदमी 6 साल 7 साल से अस्पताल में पड़ा हुआ है, आप एक सामान्य व्यक्ति को, आदमी अगर क्या इतना ये सुविधाएं मिलती हैं क्या? मैं पूरे देश में देख रहा हूं इस तरह का माहौल बना है कि जितने बलात्कारी बाबा हैं उनको पैरोल मिल जाती है। आपकी सरकार है, चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह जहां सिस्टम आपके पास है। उत्तर प्रदेश में सारे माफिया अपराधी इधर उधर कर दिए गए, अमरमणि बाबू वहीं के वहीं रहे, मौज काटते रहे, जेल से बाहर आ गए। भाई इस पे तो सवाल उठेगा ना, कोर्ट पे कोई नहीं सवाल उठा सकता, और उस प्रक्रिया पे हम सवाल उठाएंगे कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, गैंग रेप करने वाले लोग थे, उन लोगों को जिस तरह छोड़ा गया, लगभग प्रक्रिया उसी तरीके की है। ये वही प्रक्रिया है, नकवी साहब अभी बताएंगे हमको। इस पर तो सवाल उठेगा ना समरेंद्र? आप प्रश्न किए हैं तो जवाब ले लीजिए। मैं आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा था, बीच में आपने इंटरवीन किया। ये मेरा विशेषाधिकार है, ये मेरा विशेषाधिकार, आप बोलिए कृपया। आप करिए, बिल्कुल करिए।
मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में सारी चीजें हुई हैं, और जहां तक बात है उनके जेल से नो शिफ्ट होने का, तो जेल से शिफ्ट करना या नो शिफ्ट करना कहीं ना कहीं सिस्टम देखता है कि इस व्यक्ति के, इस अपराधी के जेल में रहने से या एक जेल में रहने से उसको किस प्रकार से विक्टिम जो है, विक्टिम को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, या बहुत सारी चीजें और भी कोर्ट की जाती हैं, तब उनको जेल को ट्रांसफर किया जाता है। और इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं नहीं रही होंगी, तभी इस प्रकार के कुछ लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। जिन दुर्दांत अपराधियों की आप वार्ता कर रहे हैं, अगर आप अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी, नहीं, बहुत 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 सारे मर गए जेलों के अंदर, बहुत सारे मर गए। अतीक मुख्तार तो इनसे बड़ा अपराधी कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक, मैं मान रहा हूं, लेकिन बहुत सारे मर गए, बहुत सारे इधर उधर भागे घूम रहे हैं। चेहरा चेहरा देख कर क्या जेल ट्रांसफर होगा क्या? और अमरमणि कोई साधु संत तो है नहीं, अपहरण समेत दर्जनों मुकदमे उनके ऊपर थे। ना तो मैं उनको उनके मंत्री आवास से वहां का बस्ती का जो बच्चा था व्यापारी का, वो बरामद हुआ था, सरकार से राजनाथ सिंह ने बाहर किया था उनको। जी, ना तो मैं उनको सन्यासी कह रहा हूं, ना तो देश का सुप्रीम कोर्ट उनको सन्यासी कह रहा है, ना ही देश की न्यायालय और न्याय प्रक्रिया उनको सन्यासी नहीं कर रही है। एक अपराधी है, जब देश में स्वतंत्रता दिवस आता है, 26 जनवरी आता है, तो इस 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल में आपके जो आचरण होते हैं, उस आचरण के आधार पर कुछ लोगों को मर्सी पिटीशन के आधार पर इस प्रकार के निर्णय होते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार निर्णय हुआ, इस प्रकार के निर्णय होते आए हैं, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार की भी सजा उस दुर्दांत, आपका लेना देना सिर्फ इतना है, ये सवाल खड़े करता है कि वो आदमी 6 साल से अस्पताल में है, अंदर ही नहीं गया। अभी मधुमिता शुक्ला की बहन हमारे साथ जुड़ेंगी, वो कह रहे हैं 11 साल से जेल नहीं गया। मैं बात करूंगा, मैं नकवी साहब के पास आ रहा हूं। नकवी साहब, इस पूरे प्रकरण पर जरा रोशनी डालिए, आप जज रहे हैं, आपने इस तरह के बहुत सारे फैसले दिए हैं। नकवी साहब अनम्यूट करिए। जज साहब, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, जज साहब कृपया अनम्यूट करिए। म्यूट, ठीक है, अब आ रही है आवाज? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए। जी जी, देखिए ऐसा है कि जो कुछ हुआ सबको मालूम है, उसके बारे में मैं कोई डिटेल बात नहीं करूंगा। ये कुछ कम है कि अमरमणि को सजा हुई थी हमारे न्यायालय से, ये कुछ कम बात है। अगर आप, एक तो बात ये है, दूसरी बात जो आपने कहा कि जेल के अंदर आप समझ लीजिए सिंह साहब, हालत ये है कि जेल के अंदर जिसके पास पैसा होता है उसको आराम मिलता है। जेल का एक अलग कानून है। हम इंस्पेक्शन में जाते थे, आप फौरन जो है सुप्रीम जेल तैयारी कर लेते थे कि नहीं साहब यहाँ ये खाना दिया जा रहा है, ये खाना अच्छा फला। तो जेल के अंदर जिसको पास पैसा है उसको आराम है। लेकिन जहां बात आती है हिंदुस्तान के कानून की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कई केसेस में कहा कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद, कोई कम्यूटेशन नहीं होगा। ये बात सही है कि सीआरपीसी के अंदर 433 और 433 ए को स्टेट को पावर है कि वो जो 14 इयर्स कर सकते हैं, जो लाइफ सेंटेंस है। तो ये फेवर किया गया एक तरह से। मैं मानता हूं कि अमरमणि त्रिपाठी के लिए ये एक स्पेशल फेवर है जो सरकार ने रिपोर्ट करके। नकवी साहब, इस तरह का मसला बिल्किस बानो के साथ भी हुआ था, वही मसला है लगभग, या कुछ अलग है? जी जी जी, बिल्किस बानो और इस मसले पर साम्यता है कोई, या अलग अलग मसले हैं दोनों? बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो भी थे, मर्डर्स थे, उनको भी पूरी तरह से गुजरात सरकार ने, गुजरात यही प्रक्रिया अपनाई गई, यही प्रक्रिया उसमें भी अपनाई गई। हिंदुस्तान के अंदर 2 कानून हैं, एक जो है ताकतवर के लिए है, एक कमजोर के लिए है। और जो चश्मा लोग पहनते हैं डिस्क्रिमिनेशन का, वो एक खास बात है। आज के देश में, आज के मुल्क में लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हाल वो छूट गए, इसके बारे में पर्सनल लेवल पर न कहते हुए हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून को सबको बराबर ट्रीट किया जाए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो और कानून की नजर में सब बराबर हो, जैसा कि संविधान में है। ऐसा नहीं हुआ, ये बात सही है, ये बात आपके चैनल ने ये उठाई है। तो हिंदुस्तान में मैसेज आना चाहिए, जो कमजोर लोग हैं, जो SC/ST वर्ग के हैं, जो बेचारे दबे कुचले हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, अगर काश उनको भी ये रिलीफ मिले तो ज्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि उनको भी ऐसा रिलीफ मिले, हमारी सरकार ऐसा रिलीफ दे तो एक अच्छा पहलू होगा। लेकिन बहरहाल ये सारे केस हमने देखा, हम डिबेट करते रहे, डे लाइट मर्डर छूट गया बिल्कुल, अब वो सुप्रीम कोर्ट में दुहाई देने गया है, आप समझ लीजिए। तो अगर हम ये देखें कि किसको सजा हो रही है, अजय मिश्र ट्रेनी वाला, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी वाला, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो खराब लोग हैं वो खराब काम कर रहे हैं। इसको इस नजर से देखिए, मेरे ख्याल से मैं ही समझता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जुडिशियल सिस्टम, हमारे पॉलिटिकल लोग इस बात को समझेंगे और अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठेगी
और मैं समझता हूँ आपका चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। मैं आपको बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा कि आप जिस तरह के इश्यूज को उठाते हैं, ये बात मैसेज जाना चाहिए लाउड एंड क्लियर। वॉइस शुड बी लाउड एंड क्लियर। मुझे आनंद नारायण मुल्ला का शेर याद आ रहा है कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्ती का। ये बात जो है अवाम में आनी चाहिए, अवाम को ये बात उठानी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इसका। जी सिद्धा, थैंक यू। नकवी साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने रखी, बहुत बेहतरीन चीज़ें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब भी कभी कहा होगा कि भाई जेलों में बंद जो लोग हैं, जो शोषित पीड़ित मरे जा रहे हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, तारनहार नहीं है, उनको सरकारें, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसे लोग छोड़े जाते हैं, तो आज अमरमणि के लिए 15 अगस्त है, उनके लिए 26 जनवरी है, क्योंकि उनको छोड़ा गया। सबसे बड़ी जो दुख की बात यह है कि जो लोग वास्तव में जिनका कोई पुरसा हाल नहीं, उनकी संख्या क्या छूटने वालों में कम होती है? ऐसे जो सिस्टम बनते हैं, ऐसे जो आदेश निर्देश होते हैं, उनका भी लाभ ताकतवर ही लोग ले जाते हैं। नकवी साहब, ये हमारा सिस्टम जो है एक कैंसर हो गया है हमारे सिस्टम को। वो सिस्टम कैसे बदलेगा? मैं ये समझता हूँ कि एक क्रांति की जरूरत है। एक देश को एक अच्छे तरह से क्रांति हो, और जो हम लोग सोचते हैं कास्ट पे, रिलीजन, जो प्रेजुडिसेस हैं, जो हमारे सोचने का तरीका है, वो गलत है। हमारे अवाम का, अवामी जिम्मेदार है जो क्रिमिनल्स को इलेक्शन में जिताती हैं। आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर 30 to 40% क्रिमिनल्स हैं और पावर को बिल्ड कर रहे हैं पूरी तरह से। ये इसके लिए तो अवाम जिम्मेदार है ना। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, हमारी अवाम को बदलना होगा। अच्छे लोग इलेक्ट करके होके जाए पार्लियामेंट में, असेंबली में, अच्छे कानून बनाएं। अब आप देखिए ना, अभी जो बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके अंदर क्या है, एक मजाक कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं डीएनए हमारा और अमेरिका का एक है। काश वो अमेरिका जाके देखे सोसाइटी को। मैं तो 4 महीने रह के आ रहा हूँ, मैंने जो देखा, मैं आपको 2-3 एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक बस स्टैंड पर ड्राइवर से पैसेंजर ने बदतमीजी की, उसने फोन करा, 5 पुलिस की गाड़ियां आई, उसको हैंडकफ करके ले गई। सिर्फ इट वाज ब्रॉल, सिर्फ जबानी बातचीत हो रही थी। ये मैंने देखा। मैंने दूसरी बात ये देखी कि एक मार्केट में, एक दुकान पर एक आदमी के पास पैसे नहीं थे, कम थे, पीछे जो लाइन में आदमी खड़ा था, उसने कहा आप मुझसे इसके पैसे ले लीजिए। ये देखा मैंने यूएस के अंदर। अब क्या हमारे यहाँ और उस मुल्क के अंदर मेहनत कश को पूरी कीमत मिलती है। हमारी मेहनत कश की इज्जत नहीं है, हमारे मेहनत कश को ड्यू पैसा नहीं मिलता। इसलिए हमारे देश को बदलना होगा और हमारे लोगों को डिग्निटी ऑफ लेबर का ख्याल रखना होगा, ताकि एक देश, एक मजबूत समाज, एक अच्छे समाज की हम उत्पत्ति करें। जी, मैं अवधेश यादव के पास जाऊंगा। अवधेश यादव, नकवी साहब ने कहा कि भाई सिस्टम को बदलना होगा और हमको आपको बदलना होगा, सारे लोगों को बदलना होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टियां, जनता अगर क्रिमिनल को नहीं सपोर्ट करेगी, भाई आपको भी, आपकी पार्टी में अमरमणि त्रिपाठी थे, आपको भी पूर्वांचल में वोट चाहिए थे, उससे पहले बसपा में थे, उनको भी वोट चाहिए थे, उन्होंने मंत्री बनाया। राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट में थे, वो भी जाहिर सी बात है मजबूरी थी बनाना। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, क्या राजनीति की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको क्या इस तरह के लोगों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए क्या? अवधेश यादव, देखिए, राजनीति अपनी जगह है लेकिन कानून अपनी जगह है। अभी जज साहब ने जो कहा बात सही है। न्यायालय पे लोगों का भरोसा बना रहे और न्याय गरीबों को भी मिले, वो मैंने पहले भी कहा है। इसमें जो भी बदलाव होने चाहिए वो होने चाहिए, जिससे कि ये ना साबित हो, एक आम गरीब आदमी ये ना सोचे कि न्याय कुछ लोगों के पास तक ही सीमित है। और जो रिहाइयां हो रही हैं दया के आधार पर या किसी भी आधार पर, वो अगर कोई गरीब निर्दोष भी, बहुत से लोग आज जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे लगेगा कि इंसाफ सबको मिल रहा है। इंसाफ का किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि पता चला कोई चुनाव आ गया और किसी बिल्किस बानो के लोगों को छोड़ दिया गया, कोई और चुनाव आने वाला, अमरमणि भी छूट गए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि भाई चेहरा देखकर छोड़ा जाए, चेहरा देखकर तय किया जाए कि पीड़ित अमरमणि त्रिपाठी हैं, पीड़ित बिल्किस बानो के रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, जो उसके परिवार की जो हत्या की। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं देश में। कानून और न्याय में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। कानून कहां करता है पक्षपात? अवधेश जी, पक्षपात तो सिस्टम करता है, जिसको आप लोग बनाते हैं, सरकारें करती हैं। जो आपकी सरकार, मेरी सरकार, तेरी सरकार, समरेंद्र की सरकार, झा साहब की सरकार,
ये करते हैं। कहाँ कानून कहाँ करता है सब? देखिए, नहीं देखिए, सिस्टम अपने सरकारें फायदे के नहीं लिए आप नेता हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पर आप बोलना नहीं चाहते। आपके सिस्टम, अगर आपकी पार्टी में अपराधी वोट दे रहा, रखो भाई। इनकी पार्टी में है चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी, ये भी कहीं ना कहीं वाया मीडिया से गठबंधन के साथी के रूप में लोगों को ले लेते हैं। बाकी लोग भी ऐसा करते हैं। नकवी साहब ने कहा कि भाई 32-33% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जबकि एक बाकायदे अभी देखिए एक सांसद जी राहुल गांधी हैं, उनकी सत्ता चली गई थी, उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर दी थी, और इतने भयानक भयानक क्रिमिनल हत्यारे, अपहरण, अपहर्ता, वो बड़े आराम से इस तरीके के सिस्टम का फायदा उठा के कहीं ना कहीं एक कानून की एक विंडो खुली हुई है गरीब आदमी के लिए, उसमें घुस गए। और झा साहब बता ही रहे हैं कि भाई जो जितनी फीस देगा उसका काम उतनी जल्दी होगा। अब देखा दो आजम साहब के साथ क्या क्या हुआ। तो बोलिए। ये मैं कहना चाहता हूं कि इंसाफ और न्याय सबके लिए परिभाषा बराबर होनी चाहिए। व्यक्ति और पावर देख के किसी के साथ न्याय और अन्याय नहीं होना चाहिए। ये तो सैद्धांतिक बात तो सही है ही है, इसमें ऐसा कोई नहीं कहे, सारे लोग कहेंगे ऐसी बात। हम भी कहेंगे, आप भी कहोगे, वकील साहब भी कहेंगे, समरेंद्र भाई भी कहेंगे, सभी लोग कहेंगे। तो ये तो सार्वभौम सत्य है, लेकिन वो आचरण में, चाल चरित्र में कैसे उतरेगा? में परिभाषा बदल जा रही है ना। आपने बिल्किस बानो प्रकरण का नाम लिया, अब इतने जघन्य मामले के लोगों को जो बरी किया गया, तो इस सरकार में तो इंसाफ का परिभाषा ये लोग अपने हिसाब से बदल दे रहे हैं। भाई क्या ये कम जघन्य था? मधुमिता शुक्ला गर्भवती थी, पहले उनको फंसाया, रेप किया, जब उन्होंने दबाव डाला कि भाई शादी करो हमसे, हत्या हो गई। कितने अपहरण, कितने हत्याएं, कितने लोगों का वो। अमरमणि त्रिपाठी जैसा अभी समरेंद्र भी कहा कि वो भी नहीं कर रहे हैं, कोई कथावाचक हैं। और इस देश में तो बहुत सारे जालिया जो खुद को संत कहते हैं वो भी पैरोल पर घूम रहे हैं, राम रहीम जैसे लोग, इसी राजनीति की कृपा से। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूं चौहान जी कि ये मैं फिर वही कह रहा हूं कि आज इंसाफ जो है वो देख करके दिया जा रहा है, इंसाफ न्याय नहीं किया जा रहा है। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है वो व्यक्ति के हिसाब से अपनी परिभाषा बदल देती है। ठीक बात है, मैं समरेंद्र के पास जाऊंगा। समरेंद्र, ये समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, दिल में हाथ रखकर इसका जवाब दीजिएगा। पार्टी को आप डिफेंड करिए, सरकार को डिफेंड करिए, आपका विशेषाधिकार है, लेकिन इस तरीके के खूंखार अपराधी, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल माला जप रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए जेलें कोई मतलब नहीं है, सारे लोग जितने अपराधी खतरनाक होते हैं वो जेल जाते ही बीमार हो जाता है, वो तुरंत अस्पताल उसको चाहिए, कोई भी हो, वो तुरंत चाहता कि हमें अस्पताल में, चाहे जेल के अस्पताल में करवा दो, चाहे जहां करवा दो। समरेंद्र जी जी जी, आपने जो कहा कि इन्होंने कहा कि हमारी सरकार के अंदर ही ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल से पॉलिटिकल इनका बयान है। इस पे मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी हमारे मनोरंजन झा जी जो विषय बता रहे थे कि कोर्ट और कानून को कागज ही चाहिए, कागज जो पूर्ति करता है, पूर्ति करने के बाद कागज के आधार पर ही कोर्ट अपने निर्णय करती है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि जो लोग इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सत्ता आने के बाद वो बम ब्लास्ट के अपराधियों को की सजा को माफ करने की बात करते थे, उनकी सजा को वापस लेने की बात करते थे, वो लोग इस प्रकार की बातें अगर करते हैं सरकार के बारे में, तो ये जनता सब जानती है, जनता देखती है। लेकिन आज का जो विषय है मैं इस पे ही बात करूंगा, बहुत ज्यादा इधर उधर की बात और पॉलिटिकल विषय पे मैं नहीं आऊंगा। आज क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत एक निर्णय हुआ है और उस निर्णय के बाद एक अपराधी को किसी भी प्रकार से मर्सी मिली है, तो मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं इस मामले में कि सिस्टम ने जो किया है, अब सिस्टम कोर्ट गई है, क्योंकि जो पीड़ित हैं, तो कोर्ट का निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वो एक एक व्यक्ति उसका अभिनंदन करेगा। इसमें हमको और आपको पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पॉलिटिक्स कोई नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ एतराज ये है कि वो आदमी 6 साल अस्पताल में रहा। मेरा सिर्फ ये एतराज है कि अगर अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को चाहे फतेहगढ़ ही भेज देते, चाहे बलिया ही भेज देते, मेरा सिर्फ एतराज ये है कि चेहरा देख के जेल ट्रांसफर, चेहरा देख के मर्सी, ये नहीं चलेगा इस देश में। नहीं, ऐसा नहीं है दुर्गेश जी, चेहरा देख करके ना तो कोई सरकार काम करती है ना ही कानून काम करता है। कानून और सरकारें, नहीं, कानून को तो जो आईना दिखाते हैं हम,
कानून को तो अभी आप ही ने कहा, वकील साहब भी कह रहे हैं कि कानून सबूतों पे चलता, जैसा कागज बनाकर दे दोगे। अभी वकील जज साहब जिस केस का जिक्र कर रहे थे, अजय मिश्रा टेक्निक गृह राज्य मंत्री हैं, वो आदमी सर पटके हुए, हाईकोर्ट ने भी नहीं माना। डे लाइट मर्डर किसने उसके भाई की हत्या की, आज तक ना कानून बता पाया, ना उत्तर प्रदेश की सरकार बता पाई। क्या जमीन ने मार दिया, आसमान ने मार दिया, आकाश से ग्रह से आके एलियन ने उसके भाई को मार दिया? इस तरह की चीजें, इस तरह के सिस्टम की खामियां हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। इन सब चीजों को दूर होना चाहिए सिस्टम की। जैसा कि जज साहब भी कह रहे थे कि हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें बड़ा अपराधी बच जाता है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति कभी कभी नहीं बच पाता है। नहीं, दुख इस बात का होता है, जज साहब कह रहे हैं कि हमें ये इस बात का ये क्या कम है कि अमरमणि त्रिपाठी को सजा हुई। जज साहब ने आते ही शुरुआत यही की कि उसको सजा हुई, यही क्या कम है, इतने में संतोष कर लो। वो जल्दी थोड़ा देर में छूटा और पहले छूट जाता। लोगों को सजा होती है, ये लोगों को मानना ही नहीं था कि सजा हुई हो सकती है। लालू जैसे लोग को भी लोग कहते थे कि इनके ऊपर बड़े लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन कोई भी इनको लालू आर्थिक अपराधी हो सकते हैं, घोटालेबाज हो सकते हैं, रेपिस्ट नहीं है ना। नहीं, रेपिस्ट तो नहीं है ना लालू ने रेप करके हत्या नहीं कर दी, लालू ने उसके सजा याफ्ता नहीं। लालू से कैसे तुलना कर सकते हैं आप? लालू पे सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, जबकि लालू की किडनी बदली गई। एक समय लालू मरणासन्न थे, विरोधी दल के नेता हैं, इस तरह की बात कोई मतलब नहीं उसका। लालू एक आर्थिक अपराधी हो सकते हैं, लालू एक सरकार के सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने के अपराधी हो सकते हैं। और हो सकता है जब आपकी सरकार जाएगी, तो जब दूसरी सरकार आएगी, तो आपके बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री इस दायरे में आएंगे। जब दूसरी सरकार जांच कराएगी, तब ये क्या फिर वो बच पाएंगे क्या? भाई ये तो सरकारें जाती हैं आती हैं। केंद्र में किसी की सरकार, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, लालू बचे ना। अब आपकी सरकार आई, लालू भागे घूम रहे हैं। अब कोई दूसरी सरकार बच जाएगी, फिर लालू बच जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि ये जनता के साथ क्यों खिलवाड़ भाई? आम आदमी को न्याय नहीं, अपराधी जो हिंसक पशु होते हैं उनको आप छोड़ दे रहे हैं सिस्टम से, कागज से। अपराधी छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। लेकिन अगर हमारे देश के सिस्टम ने छोड़ा है, तो हम और आप बैठ करके यहाँ से क्या कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप भी अपनी जिम्मेदारी में गए, जहां जिस फोरम पर रही अपनी बात कही है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज देश का कोई चैनल इस विषय को लेकर नहीं बैठा है, हम बैठे हुए हैं। हमें पता है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हम संतुष्ट हैं। दो लोग अगर हमें देख रहे हैं तो हम संतुष्ट हैं। वकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जज साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात करे। आपने कहा कि न्याय महंगा है, न्याय महंगा है। आम आदमी को न्याय कैसे मिले भाई? ये मैंने क्या बोला सर? आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता, हाई कोर्ट जा ही नहीं सकता, मर जाएगा वो सरेंडर कर देगा। उसके यहाँ एक नहीं 5 मर्डर हो जाएं, वो तो मधुमिता शुक्ला के परिवार के लोग पता नहीं कैसे जमीन बेच के, जगह बेच के, जो करके किसी तरह गए होंगे वो लोग, और कोई उनको उनकी स्टेट की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली। एक सिस्टम और डेवलप किया जा रहा है जो बहुत अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। वो हर कोर्ट में लीगल सेल बनाया गया है, जिसमें मुफ्त में भी। वकील साहब, हम सेल वेल बहुत सालों से सुन रहे हैं। 32-34 साल पत्रकार हो गए हमें हुए हम बहुत पहले वर्षों से सेल सुन रहे हैं कि भाई वो मंगलवार के दिन सेल में सुनवाई होगी, शनिवार के दिन सेल में सुनवाई होगी। आम आदमी, न्याय महंगा हो रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। वकील साहब बड़े फक्र से बता रहे हैं कि 1 लाख रुपया लेते हैं 1 घंटे के, खाली डिस्कस करो। तो इस मानसिकता से कैसे निजात मिलेगी? ये मानसिकता तो हो ही नहीं सकती। सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, हर एक का अपना लिविंग स्टैंडर्ड है, हर एक का वर्किंग स्टैंडर्ड अलग है। अब आप हमें कैलकुलेट करेंगे जस्टिस मना क्या बोले एडवोकेट सालवे साहब से, सीनियर एडवोकेट से, तो ये संभव नहीं है। उनकी फीस है, वो तो 1 रुपया में जाके केस लड़ आए, 1 रुपया फीस लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट में। तो सबके वर्किंग स्टैंडर्ड अलग अलग है। जज साहब हैं, रिटायर्ड जज साहब हैं, उनको तो पता ही होगा कि क्या सीन बनता है उसमें। नहीं, आप लोग देखिए, जज साहब हुए, आप लोग कानून के मंदिर में बैठे हुए वो देवता हैं जो जिनको हम लोग देवता की तरह देखते हैं। जज साहब थोड़ा बड़े देवता हैं, आप लोग छोटे देवता हैं। जज साहब के बाद वाले देवता हैं आप लोग देवता और इंसान के बीच वाले आदमी हैं कि कम से कम इंसान की बात देवता तक पहुंचा दे। देवता की बात तो देवता ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कम से कम देवता और जो बीच का व्यक्ति है पुजारी, कानून का पुजारी जो आप लोग हैं, कम से कम ये डिस्कस करो भैया कि आम आदमी इस तरह के खूंखार अपराधी समाज में ना छूटने पाए,
और कि चाहे जितनी सरकार है, चाहे जिसकी सरकार हो, मेरी सरकार, तेरी सरकार, इनकी सरकार, उनकी सरकार, चाहे जितना प्रयास करें ये लोग, कम से कम ऐसी व्यवस्था है, इसके लिए क्यों नहीं सोचते हम लोग? वकील साहब, सोचना चाहिए। आपने बहुत सुपर मुद्दा उठाया है। आपके मुद्दे को मैं क्या बोलूं कि मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके ऐसे ही पत्रकार को इसमें पूरा जम के हिस्सा लेना चाहिए, तभी इस पर संशोधन होगा। जब तक आप हंगामा नहीं देंगे ना, तब तक सुधार भी नहीं होगा। आपकी बहुत आवश्यकता है, आपने सही पॉइंट उठाया है, लेकिन सिस्टम थोड़ी प्रॉब्लम में है। सिस्टम में हम लोग भी भागीदार हैं, क्योंकि वोट तो हम ही देते हैं। अभी बोले ना कि 30% 33% अपराधी ही हमारे सिस्टम में मंत्री बने बैठे हैं, तो उसको दूर करने का तो जनता के हाथ में पावर है, इसमें जस्टिस और एडवोकेट पार्ट में नहीं है। अब पेपर जस्टिस की बात है, अब किसको कैसा पेपर बन पाया, मैं उसमें कहाँ पेपर बनाने में आपको मैं मदद करूं कि वो कब हॉस्पिटल में रह गए, कैसे रह गए, किस डॉक्टर ने ये तो बनाया। सरकारों का मसला है, ये तो सरकारों का मसला है। अगर हम सरकार के करीबी हैं, हमें आप अस्पताल में भर्ती रखोगे, ऐसी तैसी चिल्लाता रहे कोई, और हम सरकार के करीबी नहीं तो हमें टांग दोगे। ये तो सिस्टम है, मेरी सरकार, तेरी सरकार, सबकी सरकार, यही काम है सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लाभ होते हैं, बाकायदे पॉलिटिकल इस तरीके के इन्फ्लुएंस होते हैं, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। बिल्कुल, आपने मैं फाइनल कमेंट के लिए नकवी साहब के पास जा रहा हूं। नकवी साहब, मेरा मन बहुत व्यथित है आज इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि मैंने मधुमिता शुक्ला का जो पूरा हत्याकांड था रिपोर्ट भी किया था मैंने। जी उस वक्त मैं लखनऊ में था, मैंने रिपोर्ट किया था। तो मुझे इस बात को लेकर बहुत आज रंज है और दुख भी है। दुर्गेश जी, वाकई जो है हम लोगों को सबको सेंसिटिव होना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की कामयाबी के लिए जरूरी है कि हर सिटीजन अपनी ड्यूटी को सही तरह से अंजाम दे। कोर्ट के अंदर वकील अपना अच्छा काम करें, जज अच्छा काम करे, पुलिस जो टोटल सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसका पार्ट पुलिस भी है, उसका पार्ट वकील भी है, उसका पार्ट सोसाइटी भी है, सिविल सोसाइटी भी है और जज भी है। सब मिलकर अगर अच्छा काम करेंगे तब अच्छे रिजल्ट आएंगे। और मैंने फिर कहा कि माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। इस देश के अंदर निर्भया कांड में दिल्ली के लोग मशाल जुलूस निकाल देते हैं, और अफशान जो कश्मीर में 12 साल 14 साल की लड़की का रेप होता है, उसको छुड़ाने के लिए एक पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि मुलजिमों को वहीं से थाने से छुड़ा ले। ये माइंडसेट है, इस तरह की चीजों को हमें बदलना होगा। आज मणिपुर की घटना हो गई, लोगों को सोचना होगा कि हमारी माँ बहन के साथ अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। पॉइंट ये है कि हमें धर्म का चश्मा, हमें जात का चश्मा उतारना होगा। मैं बहुत कन्विंसिंगली बात कह रहा हूँ, बहुत अम्बली बात कह रहा हूँ कि हम सबको इंसानियत के लिए काम करना है, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। भाई विक्टिम तो ह्यूमैनिटी है ना। आज मधुमिता को इंसाफ, इस तरह मुलजिम छूट गया और लोगों को उम्र भर वहीं जेल में मरना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 12 कहा है। अभी मैं कई सालों से जजमेंट देख रहा था, और जब भी मैं सर्विस में था, कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद, कोई कम्यूटेशन नहीं होगा, ये बात थी। लेकिन अब चीजें यहाँ गवर्नर से उन्होंने करा लिया, मैनेज कर लिया। इट्स ऑल मैनेज। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं करा, इसमें गवर्नर ने करा, स्टेट की मशीनरी ने करा, हमारी सरकार ने उनको रिलीफ दिया। ये बात है। बात हम चाहेंगे कि चीजें ऐसे नहीं हो जो तकलीफ हो, सोसाइटी को तकलीफ हो, लोगों को तकलीफ हो। हम लोगों को एक इंसान की नजर सोचना है कि वी आर ह्यूमंस और हमको इंसाफ चाहिए। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो चीजें बदलेंगी, और चीजें बदलनी चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत शुक्रिया समरेंद्र भाई, बहुत शुक्रिया मनोरंजन झा, आपका धन्यवाद। उदेश यादव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। पूर्व जज नकवी साहब ने एक समाधान दे दिया है और साफ तौर पर कहा कि इस तरीके के जो रिहाइयाँ होती हैं वो कानूनी दांव पेच के जो लेकुनाज हैं उनको निकालकर सरकारें, सिस्टम, तंत्र, अमरमठ जैसे अपराधियों को, माफियाओं को एक तरीके से रिलीफ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।